राजस्थान विधानसभा में आज कृषि और सहकारिता की मांग पर माननीय सदस्य अपनी अपनी बात रख रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद में दोनों ही माननीय मंत्री अपना जवाब देंगे। पूर्व में जो दो मांगों के संबंध में जो चर्चा राजस्थान विधानसभा में हुई, चाहे वो मेडिकल हेल्थ की हो या मेडिकल हेल्थ की एजुकेशन की हो, और कल खेल खिलाड़ी और उद्योग से संबंधित हो, और दोनों का जवाब हमारे संबंधित मंत्रियों ने जिस प्रभावी ढंग से तथ्यों के साथ दिया, मजबूरन हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को भी कहना पड़ा कि नहीं, मंत्रियों ने बखूबी बहुत अच्छा जवाब दिया है। और आप सब भी मीडिया के साथ भाई साक्षी है कि उनके द्वारा उठाए गए एक एक मुद्दे का जवाब और राजस्थान में किस तरह से इन दोनों और तीनों विभागों में या चारों विभागों में राजस्थान की सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया, उसका बखूबी विवरण आपके सामने आया। हमारे दो का जो गलत आरोप, मिथ्या आरोप लगा रहे थे और कुछ उद्योग घरानों को सपोर्ट करने का आरोप लगा रहे थे, और कल जब माननीय उद्योग मंत्री जी ने पूर्ववर्ती सरकार के माननीय अशोक गहलोत जी द्वारा उनके कार्यकाल में इन्हीं घरानों को जमीन अलॉट के तथ्य सामने आए, तो सबके बात सुनकर के रोंगटे खड़े हो गए कि इतनी सस्ती दर पर इन उद्योग घरानों को जमीन दी है। इसी कुंठा से ग्रसित आज माननीय अशोक गहलोत जी ने ट्वीट करके यह आरोप लगाया है कि इस बजट में जोधपुर और मारवाड़ की उपेक्षा हुई है। क्योंकि आजकल माननीय अशोक गहलोत जी अपनी ही पार्टी में हाशिए पर है, न वो विधानसभा में आ रहे हैं, न ज़्यादातर अपनी पार्टी के कई मीटिंगों में दिखते हैं। इसीलिए सुर्खियों में रहने के लिए ये इनके इन प्रकार ऐसे निराधार ट्वीट करते रहते हैं। पिछले 3 बजट जो राजस्थान के विधानसभा में यशस्वी भजनलाल जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के विधायक दल की ओर से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमारी वित्त मंत्री साहिबा ने जो पेश किए, उसमें राजस्थान और मारवाड़ को विशेष महत्व दिया गया है, उनको स्थान दिया गया है विकास से संबंधित। इस बजट में भी माननीय वित्त मंत्री महोदया ने और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की सबसे बड़े भूभाग जोधपुर और मारवाड़ को विशेष महत्व दिया है। चाहे वो सड़क उन्नयन के संबंध में 56 करोड़ से बहुत अधिक राशि स्वीकृत करनी हो, चाहे पुलिया स्वीकृत करने हो, ओवरपुट स्वीकृत करने हो, आसपास की सड़कों का विषय हो, चाहे पेयजल से संबंधित हो जो करीब 115 करोड़ से बहुत अधिक राशि स्वीकृत की है, और जो पैरा फेरी में मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो एरिया आता है उसका अलग से 50 करोड़ रुपए स्वीकृत करके शहर की बातें उनको पेयजल उपलब्ध हो उसकी व्यवस्था की है। ऊर्जा की तरफ से जहाँ 132 केवी के सब स्टेशन स्थापित करने हो, 133 के सब स्टेशन स्थापित करते हो, उनके कार्यकाल से अधिक हम स्थापित करने जा रहे हैं। नगरीय विकास में जो आधारभूत सुविधाएं हैं और जो हमारे नगर निगम का क्षेत्र बड़ा है, और उनके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में नगर निगमों के 2 भागों में विभक्त कर उनका जो पट्टा बैठाया था, हमारे यशस्वी भजनलाल जी ने उसके पुनः एक कर 100 वर्ड बढ़ा करके पूरी पारदर्शिता से वार्डों का गठन किया है, और 10% की से अलावा जनसंख्या में कोई वेरिएशन नहीं है। कॉम्पैक्ट एरिया है, सबको समान दृष्टि से रखा गया है, और उनके पुनर्गठन का कार्य काफ़ी समय पूर्ण हो गया है। स्वास्थ्य के संबंध में लें तो बेसिक लाइफ सपोर्ट जो BSL है, इसका ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की घोषणा, मथुरादास मात्र जोधपुर में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की स्थापना, जिला अस्पताल पावटा में CT स्कैन सुविधा की स्थापना, उमेद अस्पताल में
शिशु इमरजेंसी वार्ड की स्थापना से संबंधित अनेक घोषणाएं हुई है। मित्रों, ये सभी घोषणाएं राजस्थान के द्वितीय सबसे बड़े शहर जोधपुर के लिए है, मारवाड़ के लिए है। इतना ही नहीं, हमारा जो औद्योगिक विकास है उसको प्राथमिकता दी गई है। पहले से ही जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी रहा है और करीब 700 करोड़ रुपए का प्रावधान औद्योगिक विकास के लिए किया गया। चाहे हमारा बोरानगर क्षेत्र है, चाहे काकाड़ी है, चाहे हमारा मरुद्रा फर्स्ट है, सेकंड है, और चाहे हमारा जो नया कॉरिडोर बन रहा है मारवाड़ में, रोहित और पाली में, उसका विकास हो। इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था भी जोधपुर में सबसे बेहतर है और इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए चाहे सिविल न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना करनी हो, चाहे एडीजे कोर्ट खोलने की मामला हो, पुलिस चौकी के विस्तार हो, मेरे विधानसभा क्षेत्र दवा में पुलिस थाना की स्थापना हो, 2 साइबर पुलिस थाने की स्थापना हो। इतना ही नहीं, आवागमन को जैसे मैंने अभी कहा सुगम करने के लिए आरओबी की स्थापना हो, जिसमें करीब 50 करोड़ रुपए का अनुदान होगा। और सबसे बड़ा इशू, मैं आप सबकी मार्फत माननीय अशोक गहलोत जी से नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हमको अभी 2-2.25 साल हुए हैं। बांडी की मार्फत लूणी नदी उनके कार्यकाल में कितनी अधिक प्रदूषित हुई, जोजरी नदी उनके कार्यकाल में कितनी प्रदूषित हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं को संज्ञान लेना पड़ा और सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश की कमेटी गठित करनी पड़ी। उन्होंने अपने कार्यकाल में इस और कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने पहले बजट में 172 करोड़ का प्रावधान जोजरी के प्रदूषित पानी नहीं जावे इस संबंध में व्यवस्था की, और इस बजट में बांडी की मार्फत लूणी नदी में जो प्रदूषित पानी आ रहा पाली के औद्योगिक क्षेत्र का, और जोजरी में जो प्रदूषित पानी आ रहा, जो विश्वव्यापी स्तर पर मीडिया की मार्फत, सोशल मीडिया की मार्फत उजागर हुआ है, उसके समाधान के लिए भी पाइपलाइन से रिफाइनरी तक पचपदरा तक पानी, ये प्रदूषित पानी जावे, वहाँ ट्रीट होकर के रिफाइनरी यानी इस तरह से काम आवे या अन्य जगह आगे स्थान पर भेजें। जोजरी, बांडी और लूणी में जो प्रदूषित पानी कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ज़्यादा बढ़ा है, उसको कम किया जावे और इन नदियों को प्रदूषित से मुक्त किया जावे के संबंध में सरकार ने गंभीरता से कार्रवाई की है। बजट में इसको विशेष स्थान दिया है और इसलिए मैं जोधपुर रीजन से आने के कारण और तीनों ही नदियां मेरे विधानसभा क्षेत्र से निकलने के कारण मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय बजरलाल जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जो हमारी योजना वो सफल हो और आने वाले भविष्य में चाहे बांडी नदी हो, चाहे लूणी नदी हो, चाहे जोजरी नदी हो, इसमें प्रदूषित पानी नहीं जावे और ये नदियाँ पुनर्जीवित हो, साफ पानी जावे काश्तकारों के लिए, खेती के लिए, आसपास के गांवों के पीने के लिए पानी काम आवे, ऐसी मैं परिकल्पना करता हूं। और साथ ही साथ मैं पुनः माननीय अशोक गहलोत से नम्रता से निवेदन करता हूं कि कुंठाएं छोड़े और सरकार को सुझाव दें, विधानसभा में पधारें, अपने अनुभव का फायदा राजस्थान के विकास के लिए हमें सुझावें और नकारात्मक भाव को छोड़ें और सकारात्मक भाव के साथ आगे आए। राजस्थान की 8 करोड़ जनता का भला हो, इसमें हम उनके अनुभव को काम में लेना चाहते हैं, लेकिन वो सिवाय ट्रीट करने के और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं पुनः निवेदन करता हूँ माननीय अशोक गहलोत जी से कि विधानसभा में आवे, हमको सुझाव दें, उनके अनुभव का फ़ायदा, विपक्ष हमारी ताकत है, वो सकारात्मक सुझाव के लिए है, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। भाई साहब, दिल्ली में विश्व स्तरीय एआई समिट हो रहा है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा तोड़कर वहां प्रवेश लिया और पीएम इस कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाए, क्या कहेंगे? देखिए, 2 घटनाएं दिल्ली में घटित हुई जो इतिहास में हम सब को शर्मसार करने वाली है। माननीय स्पीकर के महोदय के चैम्बर में घुसना शायद इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना है। हमारा विरोध हो सकता है, हमारी नाराज़गी हो सकती है, पर एक मर्यादित व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं,
उसके तहत हमारा विरोध दर्ज करवा सकते हैं। और आज विश्व स्तरीय जो कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है, उस कार्यक्रम में जिस तरह से भद्दा और नंगा प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किया है, वो हम सबको शर्मसार करता है। विश्व ने देखा है कि किस तरह के इतने ऐतिहासिक कार्यक्रम, आधुनिक युग के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, विश्व की इतनी डिग्निटी जिस कार्यक्रम में आई है, उसमें इस तरह से नंगा नाच करना और मर्जी आव जैसे कपड़े पहन कर जाना, टी शर्ट पहन कर जाना, अंदर घुस जाना, नियमों को तोड़ना, ये किसी भी तरह से सभ्य समाज में अनुकूल नहीं है और कभी भी किसी तरह अलाउ नहीं किया सकता। मैं उनके कृत्य की पूरी तरह से भर्त्सना करता हूं और मैं निवेदन करता हूं, जनता से निवेदन करता हूं कि आप सब देखें कि कांग्रेस पार्टी किस स्तर तक गिर गई है और धीरे धीरे वो अदृश्य हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। फसल बीमा को लेकर के आज खूब बात उठी, कहा गया कि सीबीआई जांच हो पुराने घोटालों की, और ये भी कहा गया कि प्रीमियम किसानों से लेना ही नहीं चाहिए। माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बात कही है, चूँकि माननीय मंत्री जी का जवाब आना है और मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस सब का जवाब अभी माननीय मंत्री जी देंगे। इस स्तर पर मेरा पहले वो नहीं है और इन सब बातों का जवाब मिलेगा। सिर्फ उनमें राजस्थान के विकास की आपके सामने कभी बात नहीं करेंगे, राजस्थान की 8 करोड़ जनता का भला कैसा हो इसमें कोई बात नहीं करेंगे, हमारी योजना में कोई कमी खामी उसकी बात नहीं करेंगे, हमने 5 साल में से 2 साल का जो चैलेंज दिया उसमें बात नहीं करेंगे। कहीं न कहीं ऐसी नकारात्मक बातें ढूंढ के लाएंगे, चाहे उदयपुर फाइल्स हो या अन्य कोई हो, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ बेतुकी गलत बेबुनियाद बातें हैं जिसका हम खंडन करते हैं। जोगराम जी, आप विधि मंत्री भी हैं, तो क्या अब प्रदेश में पंचायती राज और निकाय चुनाव कराने में कोई विधिक अड़चन है या आप सारा रास्ता क्लियर है, कब तक बनता? मेरा पुनः आप सबकी मार्फत आम जनता से निवेदन है, विशेषकर कांग्रेस के साथियों से निवेदन है, उनके कार्यकाल के दौरान 6 चरणों में चुनाव हुए, होने से ही 1 चरण में, और वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम चुनाव नहीं कराना चाहते। सरकार चुनाव कराने को पहले तत्पर थी, आज भी है और नियमानुसार शीघ्र चुनाव कराएगी। जो डिलिमिटेशन पंचायत राज का और नगर निकाय का उन्होंने किया, उसका एक छोटा सा नमूना आप बता दूँ। पोखरण विधानसभा में 300, 350, 400 की जनसंख्या की एक ग्राम पंचायत और 10,000 की एक ग्राम पंचायत, आप अनुमान लगावें किस तरह से उन्होंने इसका राजनीतिकरण किया। लेकिन यशस्वी बंजरलाल जी के कार्यकाल के दौरान पूरी पारदर्शिता से, निष्पक्षता से डिलिमिटेशन का कार्य हुआ है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक इसको सही माना है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है उसकी पूर्ण पालना होकर के समय के अनुसार विधिवत, निष्पक्षता और पारदर्शिता से शीघ्र चुनाव होंगे। अब नहीं है कहीं भी ऐसा विसंगति कि भाई एक जगह 500, 200 या एक जगह 10,000? किसी भी स्थान पर कोई भी विसंगति बता दे तो उसका जवाब देने के लिए तैयार है। धन्यवाद।